उसका स्ट्रक्चर भी बैट के लिम्ब और बर्ड के फेदर जैसा ही होता है। सबसे सरप्राइजिंग ये है कि हॉर्स के हूव्स यानी खुर में भी सेम बोन होती है। इन बातों से हम ये कह सकते हैं कि उड़ने के लिए सारे एनिमल्स में फ्लाइंग लिम्स थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे एनिमल्स थे जिनकी फ्लाइंग लिम्स इवॉल्व हुए। अगर हम एक अनबॉर्न बेबी को पेट में ही किसी तरह से उसकी जीन म्यूटेशन कर दें, जीन म्यूटेट करके हम उस बेबी को एक्स्ट्रा लिम्ब बर्ड दे दें, तो वो बेबी बड़ा होकर रिप्रोड्यूस करे यानी बच्चे पैदा करे और उसके पैदा होने वाले बच्चे में एक्स्ट्रा लिम्ब बर्ड अपने आप आ जाएगा। इसी तरह से बच्चे रिप्रोडक्शन करते जाएं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि इंसान में भी पंख आ जाएंगे और इंसान भी उड़ने लगेगा। सही मायने में इवोल्यूशन इसी तरह से काम नहीं करता। ऐसा सिर्फ मूवीज या कॉमिक्स में पॉसिबल है। हमारे अंदर कई सारे अडेप्टेशन आए हैं और कई सारे चेंजेस आए हैं। अब जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि बाकी मैमल्स के कंपैरिजन में हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। पहले हमारी नाक का शेप बड़ा और मोटा होता था क्योंकि एंशिएंट टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्मेल करना होता था। अब स्मेल करके डेंजर के बारे में पता लगाते थे। हम स्मेल करके ही ये पता लगाते थे कि हमारे आसपास कौन सा जानवर है और स्मेल करके ही हम हंट भी करते थे। यानी जो उस वक्त की डिमांड थी, हमारी नाक का शेप वैसा ही था। आज के मॉडर्न टाइम की बात करें तो अब हमें ज्यादा चीजों को स्मेल नहीं करना होता है। अब हमें डेंजर का पता लगाने के लिए स्मेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही अब हमें हंटिंग करने के लिए स्मेल करना पड़ता है। यानी अब हम अपनी नाक का यूज उस तरह से नहीं करते हैं जैसे हम एंशिएंट टाइम में करते थे। इसलिए अब हमारी नाक का शेप छोटा और पतला होता जा रहा है। हमारे अंदर नेचुरल वेरिएशन हमारी नीड के अकॉर्डिंग ही आती हैं। कल को अगर हम ज्यादा चीजों को स्मेल करके पता लगाने की जरूरत पड़े तो शायद आने वाले टाइम में हमारी नाक का शेप फिर से बड़ा और मोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर साइंटिस्ट का ये मानना है कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी। तब जिराफ आसपास के जितने भी छोटे छोटे ट्रीज और प्लांट्स थे उन्हें खाकर खत्म कर देते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया जब जिराफ के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि सारे छोटे छोटे ट्री और प्लांट्स खत्म हो गए थे। ऐसे में जिराफ के पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करके बड़े बड़े ट्रीज की पत्तियों को खाए। लगातार अपनी गर्दन स्ट्रेच करके जिराफ की गर्दन लंबी होती गई, यानी जीन्स में म्यूटेशन होते गए और जब जिराफ रिप्रोड्यूस करने लगे तो बेबी जिराफ लंबी गर्दन के साथ पैदा होने लगे। यानी हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि हमारी जरूरतों के साथ साथ हमारी जीन बदलती जाती है। ज्यादातर जेनेटिसिस्ट के मन में यही सवाल उठता है कि क्या हम आज भी इवॉल्व हो रहे हैं? तो इसका यही जवाब है हाँ, हम आज भी इवॉल्व हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे क्योंकि आगे भी एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज होते रहेंगे और जब जब ये होते रहेंगे तब तब अपने लिविंग स्टाइल को बदलना होगा और जब हम अपनी लिविंग स्टाइल बदल लेंगे तो हम इवॉल्व होते जाएंगे। एवोल्यूशन हमारे जीनोम्स में ही होते हैं। हमारा डीएनए में ही जनरेशन के साथ साथ बदलाव आते रहते हैं। कुछ चेंजेस बहुत ही छोटे होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। एंशिएंट टाइम में इंसानों की हाइट लंबी होती थी, चाहे वो मेल हो या फीमेल। फिर धीरे धीरे एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों की हाइट कम होने लगी। अब फिर से वो दौर आ गया है जहाँ पर इंसान की हाइट लंबी होने लगी है। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो पहले यहाँ मेल की एवरेज हाइट 5'6" थी और अब ये बढ़कर 5'8" हो गई है। वहीं पहले फीमेल की एवरेज हाइट थी 5, अब ये बढ़कर 5'3" हो गई है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में मेल की एवरेज हाइट 6 हो जाएगी और फीमेल की हाइट 5'6" हो जाएगी। और आप ये चीज आज की नई जनरेशन में देख भी रहे होंगे कि आजकल ज्यादातर बच्चे चाहे मेल हो या फीमेल सब लंबे होते जा रहे हैं और आने वाले 50 या 100 साल में हमारी कंट्री में भी ज्यादातर लोग आपको 6 फुट के ही दिखेंगे। आईज ऑन एवोल्यूशन। ह्यूमंस के अंदर ट्रिकोमैटिक विजन होता है, यानी हम अपने विजन में 3 कलर रिसीव करते हैं और ये 3 कलर होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू और इन्हीं तीनों कलर की हेल्प से ही हम बाकी चीजों को देख सकते हैं। हमारी आंखों के पीछे के हिस्से में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स हमारी आंखों के रेटिना में एक सेल होता है जो आंखों पर पड़ने वाली लाइट पर रिस्पॉन्ड करता है। ये फोटो रिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं, रॉड और कोन्स। रॉड रेटिना के आउटर एज पर रहते हैं जिनका काम है मूवमेंट को डिटेक्ट करना। हमारी आंखों के सामने या फिर किनारे किसी भी चीज का मूवमेंट होता है उसे रॉड डिटेक्ट कर लेता है, जबकि कोन्स रेटिना के सेंट्रल में होते हैं जिसकी वजह से आप कलर को आसानी से पहचान लेते हैं।
कोन्स 3 टाइप के होते हैं और हर कोन लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ को अडेप्ट करता है और इसी अडेप्टेशन से ये डिटरमाइन करता है कि हमारी आंखें कौन सा कलर देख रही हैं। हर कोन में डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस ऑप्सिन की वजह से होता है। ऑप्सिन प्रोटीन होता है जिसका काम लाइट रिएक्टिव केमिकल को अपनी तरफ कैप्चर करना होता है। ज्यादातर मैमल्स में 2 कोन ऑप्सिन होते हैं, इसी वजह से ये हमारे कंपैरिजन में कम कलर देख पाते हैं। एप्स में और मंकीज में 3 कोन ऑप्सिन होते हैं जिनकी वजह से उनका कलर विजन हमारे जैसा ही होता है। कैट्स की आंखों में रॉड्स ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा कलर नहीं देख पाते, लेकिन रॉड्स की वजह से ये रात में भी बेहतर तरीके से देख पाते हैं। वहीं श्रिम्प में 16 ऑप्शन होते हैं जिसकी वजह से ये हमसे कई गुना बेहतर तरीके से कलर को देख पाते हैं और ये दूरी से ही कलर को पहचान लेते हैं। डीएनए के होल सेक्शन में चेंजेस आने की वजह से ही हमारी आंखों के जीन में ऐसा म्यूटेशन हुआ। लाइट की वेवलेंथ की वजह से ही हमारी आंखें कलर को देख पाती हैं और क्रोमोसोम 7 ही वो शॉर्ट वेव ऑप्शन जीन होता है जो हमें कलर देखने में मदद करता है और ये क्रोमोसोम 7 मेनली क्रोमोसोम X का ही हिस्सा होता है। अब फीमेल में 2X क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए फीमेल के अंदर कलर पहचानने की काबिलियत ज्यादा होती है और मेल में कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि कलर के मामले में मेल की नॉलेज कम होती है। उन्हें बस सिलेक्टेड कलर के बारे में ही पता होता है और उन्हें सारे कलर एक ही जैसे लगते हैं। वहीं फीमेल को हर कलर के बारे में पता होता है और वो हर कलर में डिफरेंसेस भी पता लगा सकती हैं। अभी रिसेंट की बात करें तो ह्यूमन के अंदर टेट्राक्रोमी आ गई है, स्पेशली विमेन में टेट्राक्रोमी पाई जाती है। कुछ लोग इसे जीन म्यूटेशन कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जीन म्यूटेशन नहीं है, ये बस वेरिएशन है, क्योंकि आजकल क्लोथिंग सेगमेंट में कलर को लेकर ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसकी वजह से ये वेरिएशन आया है। लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये वेरिएशन कितने सालों तक रहेगा या आने वाले सालों में खत्म हो जाएगा। टेट्राक्रोमी फिलहाल एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि टेट्राक्रोमी वेरिएशन नहीं है, इसकी मेन वजह है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी ये टेट्राक्रोमी डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से ही होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब जब जीनोम का डीएनए सेल में जाता है और उसकी एक कॉपी बन जाती है, यानी एक रेप्लिका बन जाता है। देखा जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा इम्परफेक्ट ही होता है, यानी ये जब भी होता है इसका रिजल्ट इंसान के लिए इतना बेहतर नहीं होता है, या ये जब होता है तो कुछ न कुछ ह्यूमंस में कॉम्प्लिकेशन देकर जाता है। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के प्रोफेसर जॉश एकी ने 6500 लोगों के जीनोम्स को कंपेयर किया और उसमें से 15,000 जीन्स को स्कैन किया। 15,000 जीन्स को स्कैन करके प्रोफेसर जॉश एकी को 1.5 बिलियन SNP यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मिला। प्रोफेसर जॉश एकी ने 6 अलग अलग टेस्ट किए और एंड में प्रोफेसर जॉश एकी का ये मानना था कि ह्यूमन बीइंग कोई म्यूटेंट स्पीशीज नहीं है, बल्कि ह्यूमन बीइंग एक म्यूटेशन स्पीशीज है, यानी इसमें साल दर साल म्यूटेशन होगा, लेकिन म्यूटेशन स्पीशीज में चेंजेस होते रहते हैं। इंसान की हमेशा से ये खासियत रही है कि ये जहाँ भी जाते हैं अपने डीएनए के निशान छोड़ कर जाते हैं। हमने ये देखा कि किस तरह से फार्मिंग कल्चर ने हमारे जीनोम्स को बदला और किस तरह से जब भी कोई डिजीज आती है तो वो हमारे जीनोम्स को बदल देती है। 2020 से पूरी दुनिया कोरोना से परेशान थी और अब भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कोरोना जाते जाते हमारी जीनोम्स को चेंज कर दें। खैर, इसका पता तो हमें कुछ सालों बाद ही चलेगा। हम ह्यूमंस में हमेशा इवोल्यूशनरी चेंजेस होते रहते हैं। जब हम सेक्स करते हैं और जब तक हम बच्चे पैदा करते रहेंगे तब तक हम इवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए रेडी रहेंगे। ह्यूमन जब से इस प्लैनेट पर आए हैं तब से इवॉल्व होते हुए आए हैं और आगे भी इवॉल्व होते जाएंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में इंसान हेक्साक्रोमी हो जाए, यानी 6 कलर देखने वाला हो, या हो सकता है इंसान उड़ने लगे, या हो सकता है इंसान की एवरेज हाइट 7 फीट हो जाए। यू नेवर नो। जब तक इंसान है और डीएनए है तब तक इंसान के साथ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। नमस्कार, कुकू एफएम पर आपने सुनी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीवन हु एवर लिव्ड की बुक चर्चा, जिसे लिखा है एडम रूदरफोर्ड ने। मैं हूँ आरजे रेणुका। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। महानगर का सबसे बड़ा कॉलेज, जहां सुबह के 6 बजे सफाई कर्मचारी अपनी धुन
जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नॉट सब्सक्राइब परसेंटेज 100% है। तो प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस ऑडियो बुक की सुनना चाहते हैं। एक बार आईडी चेक आउट कर लीजिएगा, अगर पसंद आती है तो फॉलो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।